हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। आज हम घटना चक्र सीरीज से लेकर आए हैं टॉपिक 4 फंगी यानी कि कवक। और इससे रिलेटेड हमने सभी मोस्ट इंपोर्टेंट इस वीडियो में कवर कर रखे हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नीट और जीआईसी और यूपीपीएससी जैसी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेस्ड्यूकार्प फ्लैंकाए है। बेस्ड्यूकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ, यानी कि बेस्ड्यूकार्प किसकी फ्रूटिंग बॉडी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी एगेरिकस। आप जानते होंगे कि एगेरिकस यानी कि मशरूम एक खाने योग्य कवक होता है, खाया जाने वाला कवक होता है जिसके फ्लैंकाए जिसको बेस्ड्यूकार्प बोलते हैं, खाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये कवक की रिप्रोडक्टिव संरचनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश में अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं, यानी कि किस में अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते हैं? इस सेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड इन। तो इसका आंसर होगा ए एगेरिकस। एगेरिकस एक सैप्रोफाइटिक कवक है जो जंगलों की सड़ी गली पत्तियों, लकड़ियों, कूड़े के ढेर, गोबर आदि पर उगता है। एगेरिकस बाइस्पोरस एक सामान्य खाद्य कवक है। एगेरिकस की विषैली प्रजाति एगेरिकस मस्केरिया है और एगेरिकस में सामान्यतः एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुर्सीफर में सफेद रस्ट उत्पन्न होता है। वाइट रस्ट ऑफ कुर्सीफर्स इज कोस्ड बाय। तो इसका आंसर होगा डी एल्बिगो। कुर्सीफर्स में सफेद रस्ट यानी कि वाइट रस्ट ऑफ कुर्सीफर्स एल्बिगो कैंडिडा द्वारा होता है और यह वास्तविक रस्ट नहीं होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ कुर्सीफर्स पिक्सीनिया ग्रेमिनीज के द्वारा होता है। वास्तविक रस्ट पिक्सीनिया द्वारा ही उत्पन्न होता है। आप ध्यान रखेंगे कि पिक्सीनिया के द्वारा होता है ब्लैक रस्ट ऑफ कुर्सीफर और व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सीफर्स होता है एल्बिगो कैंडिडा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में गेहूं के रेतवा रोग के वार्षिक पुनरावृत्ति का किसने वर्णन किया था? हु डिस्क्राइब द एनुअल रिकरेंस ऑफ फ्लड्स ऑफ व्हीट इन इंडिया? तो इसका आंसर है बी केसी मेहता। प्रोफेसर केसी मेहता भारत के प्रख्यात वैज्ञानिकों में से एक हैं। उन्होंने प्लांट पैथोलॉजी के क्षेत्र में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। गेहूं के रेतवा रोग यानी कि रस्ट डिसीज ऑफ व्हीट के पुनरावृत्ति से संबंधित शोध केसी मेहता की प्रसिद्ध है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अनाज के काला रेतवा पर काम भी किया। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन खाने योग्य कवक है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एडिबल फंगस? तो इसका आंसर है ए एगेरिकस। एगेरिकस वंश के कई कवक खाने योग्य होते हैं। इन्हें सामान्यतः मशरूम कहते हैं। आपने मशरूम की सब्जी तो खाई होगी। एगेरिकस कम्प्लेक्सिस, एगेरिकस बाइस्पोरस इत्यादि मशरूम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पनीर के परिपक्वन में कवक का उपयोग किया जाता है। फंगी यूज्ड इन मैच्योरेशन ऑफ चीज इज। तो इसका आंसर होगा बी पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज समूह का कवक है। इसकी कई प्रजातियां पनीर के मैच्योरेशन एवं स्वाद के लिए उपयोगी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पिक्सीनिया ग्रेमिनेस का गेहूं पर बनता है। द डैश ऑफ पिक्सीनिया ग्रेमिनेस इज फाउंड ऑन व्हीट। का आंसर होगा यूरेडोस्पोर। पिक्सीनिया ग्रेमिनेस द्वारा गेहूं में ब्लैक रस्ट नामक रोग होता है और इस कवक के जीवन चक्र में विभिन्न 5 प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं। यूरेडोस्पोर, टेलेटोस्पोर, बेस्डियोस्पोर्स, पिक्निडियोस्पोर्स एवं एंसियोस्पोर्स। यह कवक अपना जीवन परजीवी के रूप में 2 विभिन्न होस्ट अर्थात गेहूं प्राथमिक पोषक होता है, बारबेरी द्वितीय पोषक के ऊपर व्यतीत करता है। इस प्रकार पिक्सीनिया ग्रेमिनेस एक हेट्रोसियस कवक है। यूरोडोस्पोर एवं टेलेटोस्पोर्स गेहूं के पौधे पर बनते हैं जबकि पिक्नियोस्पोर्स व एंसियोस्पोर्स बारबेरी की पत्ती। क्वेश्चन नंबर 8, पिक्सीनिया से होता है। पिक्सीनिया कोजिस। इसका आंसर होगा ए रस्ट डिसीज। अभी हम इसको पढ़ चुके हैं। पिक्सीनिया वंश के कवकों से वास्तविक जंक यानी कि रस्ट रोग होता है और ये उच्च पौधों पर परजीवी होते हैं। रस्ट रोग उत्पन्न करके फसल को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पिक्सीनिया की प्रजाति जिससे पीत कीट रोग होता है वह है। द स्पीसीज ऑफ पिक्सीनिया दैट कॉजेज येलो रस्ट ऑफ व्हीट इज। तो इसका आंसर होगा सी पिक्सीनिया स्ट्राइफार्मिस। येलो रस्ट ऑफ व्हीट पिक्सीनिया स्ट्राइफार्मिस के द्वारा होता है और गेहूं का यह कीट रोग भारत के उत्तरी एवं पूर्वी भाग तक ही सीमित है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेज ऑफ पिक्सीनिया इज फाउंड ऑन इट्स अल्टरनेटिव होस्ट? पिक्सीनिया की कौन सी अवस्था वैकल्पिक परपोषी पर पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा डी पिक्निडियोस्पोर। पिक्सीनिया बेसिडोमाइसिटीज वर्ग का एक फंगी है का पिक्निडियोस्पोर अवस्था वैकल्पिक परपोषी अर्थात बारबेरी की पत्तियों पर पाई जाती है। 2 स्पोर तो गेहूं पर पाए जाते हैं जो है यूरेडोस्पोर और टेलेटोस्पोर्स
जबकि पिक्नियोस्पोर्स एवं एंजियोस्पोर्स बारबेरी की पत्तियों पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी कवक डबल रोटी यानी कि ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? विच ऑफ द फंगस इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ब्रेड? तो इसका आंसर होगा बी, यीस्ट। यीस्ट यानी कि स्कैरोमाइसीस कवक का उपयोग डबल रोटी ब्रेड बनाने में होता है। यह कवक शर्करा का फर्मेंटेशन करता है। इस क्रिया में इथाइल अल्कोहल तथा CO2 उत्पन्न होती है। CO2 के कारण माध्यम में असंख्य छोटे छोटे छिद्र बनते हैं जिससे डबल रोटी बनती है। एथेनॉल का उपयोग शराब उद्योग में शराब बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन अल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? तो इसका आंसर होगा सी, सैक्रोमाइसीस। क्वेश्चन नंबर 13, किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? मेंबर्स ऑफ विच आर ग्रुप यूज्ड इन मेकिंग बियर? तो इसका आंसर होगा डी, यीस्ट। स्कैरोमाइसीस को सामान्यतः यीस्ट कहते हैं। ये प्राय ऐसे माध्यम में उगती हैं जिसमें शर्करा अधिक मात्रा में होती है, कारण इन्हें शर्करा फफूंद भी कहते हैं। स्कैरोमाइसीस सेरेविसी का व्यापक रूप से उपयोग बियर उत्पादन तथा बेकरी उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज क्लास आर कॉमनली नोन एज। तो इसका आंसर होगा बी, सैक फंगी, थैली कवक। एस्कोमाइसिटीज कवक का एक वर्ग है जिसे सैक फंगी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनमें अचल बीजाणु का निर्माण एक थैलीनुमा सदस्य संरचना जिसे एस्कस कहते हैं में होता है। एस्कस बीजाणुधानी अति सूक्ष्म यानी कि माइक्रोस्कोपिक संरचना है। यीस्ट, पेनिसिलियम आदि थैली कवक के ही उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसमें पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? क्लोरोफिल इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन। तो इसका आंसर होगा ए, फंगी यानी कि कवक। फंगी क्लोरोफिल रहित यानी कि क्लोरोफिलस बीजाणु स्पोर धारण करने वाली यूकैरियोटिक जीव है। इनका थैलस प्राय शाखित या फिलामेंटस होता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटन या सेलुलोज अथवा दोनों से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक जीव का थैलस जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जन्म संरचनाओं में पूर्णतः बदल जाता है तो कहलाता है? इफ द थैलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फंगस इज entirely converted into one or more reproductive structures, it is called as। तो इसका आंसर होगा बी, होलोकार्पिक। यदि एक जीव का थैलस जैसे कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण रूप से बदल जाता है तो उसे होलोकार्पिक कहते हैं। इसका उदाहरण है सिकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। क्वेश्चन नंबर 17, वार्ड डिसीज ऑफ पोटैटो अपीयर ड्यू टू। आलू में वार्ड रोग की उत्पत्ति का क्या कारण है यानी कि वार्ड रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा डी, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। आलू में वार्ड डिसीज सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम फंगस के द्वारा होता है। फाइटोफथोरा इन्फेक्टिस द्वारा आलू का लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो तथा अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 18, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। तो इसका आंसर होगा सी, फाइटोफथोरा इन्फेक्टिस। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग? तो इसका आंसर होगा बी, अल्टरनेरिया सोलेनी। क्वेश्चन नंबर 20, विषम जालिकता सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई? हेट्रोथैलिस्म वाज डिस्कवर्ड इन। तो इसका आंसर होगा ए, म्यूकर। हेट्रोथैलिस्म की खोज ब्लैक सेली नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम म्यूकर मिसिडो नामक कवक में की थी। कवकों में आनुवंशिक रूप से दो भिन्न प्रकार के सूत्र पाए जाने को हेट्रोथैलिस्म कहते हैं। इसमें फ्यूजन दो भिन्न सूत्रों के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कवक सदैव होते हैं, फंगी आर ऑलवेज। तो इसका आंसर होगा ए, हेट्रोफाइटिक, विविधपोषी। कवक परपोषी या विविधपोषी होते हैं। ये कभी भी बहुपोषी नहीं होते हैं। विविधपोषी जीव कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 22, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंगी इज। संघ कवक की लाक्षणिक विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसका आंसर होगा सी, इट इज ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फाइलम फंगी यूकैरियोटिक जीवों का एक ऐसा समूह है जिसमें पोषण अवशोषण की विधि के द्वारा होता है।
एब्जॉर्प्शन मोड में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ हैं। इसका आंसर होगा ए, ग्लाइकोजन। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन तथा ऑयल होते हैं। स्टार्च उच्च पौधों में संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 24, माइकोराइजा रिप्रेजेंट्स। माइकोराइजा क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा ए, सिम्बायोसिस ऑफ ए फंगस एंड रूट। सिम्बायोसिस ऑफ ए फंगस एंड रूट, एक कवक और जड़ के बीच की सहजीविता को। माइकोराइजा कवक तथा उच्च वर्ग के पौधों के जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध यानी कि सिम्बायोसिस को प्रदर्शित करता है, जिससे फंगस भूमि से खनिज पदार्थों तथा जल का अवशोषण करके पौधों की सहायता करते हैं तथा बदले में पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एल्ब्यूगो होता है। तो इसका आंसर होगा ए, ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन। ओब्लिगेट अंतराकोश के रोगजनक। क्वेश्चन नंबर 26, राइजोपस किस वर्ग के अंतर्गत आता है? राइजोपस बिलोंग्स टू विच क्लास? तो इसका आंसर होगा बी, फाइकोमाइसिटीज। राइजोपस फाइकोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत आता है। राइजोपस फाइकोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत जाइगोमाइसिटीज के समूह में आता है। यह एक सेप्रोफाइटिक कवक है जो मर्द पदार्थों पर उगता है। इसका सामान्य नाम ब्रेड माउंट या ब्लैक माउंट है। क्वेश्चन नंबर 27, धान्य संयुग्मन सामान्यतः पाया जाता है। गैमेटैंगियल कोपुलेशन इज कॉमन इन। तो इसका आंसर होगा बी, जाइगोमाइसिटीज में। गैमेटैंगियल कोपुलेशन में नर एवं मादा युग्मक धानियाँ एक दूसरे से संपर्क में आने पर पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिल जाती हैं, अतः इसमें संयुग्मन की क्रिया युग्मक धानियों के मध्य होती है। इसके एग्जाम्पल है राइजोपस, म्यूकर आदि। क्वेश्चन नंबर 28, फंजाई इम्परफेक्टाई ड्यूटेरोमाइसिटीज में अभाव होता है। फंजाई इम्परफेक्टाई ड्यूटेरोमाइसिटीज लेक। तो इसका आंसर होगा डी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है, अतः इन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रैकेट फंगी इज इंक्लूडेड इन। ब्रैकेट फंजाई शामिल की गई है, तो इसका आंसर होगा बी, बेसिडोमाइसिटीज में। मशरूम ब्रैकेट फंजाई अथवा पफ बॉल बेसिडोमाइसिटीज के ज्ञात प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न होता है एक। एफ्लाटॉक्सिन इन प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो इसका आंसर होगा बी, फंगस। एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का विषैला रसायन होता है जो कवकों जैसे कि एस्परजिलस के द्वारा उत्पन्न होता है। यह कैंसर कारक होता है, इसके द्वारा कैंसर उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 31, फंगल कोशिकाओं को अभिरंजित किया जा सकता है। फंगल सेल कैन बी स्टेन्ड बाय। तो इसका आंसर होगा बी, कॉटन ब्लू द्वारा। फंगल कोशिकाओं को कॉटन ब्लू के द्वारा स्टेन किया जा सकता है और ये सभी कवकों के हाइफी को गाढ़ा नीला कर देता है। लैक्टोफेनॉल अधिक समय तक कवक को उसकी नेचुरल अवस्था में रखता है। क्वेश्चन नंबर 32, अमंग द फ्लोइंग द पेयर नोट करेक्टली मैच्ड इज। निम्नलिखित युग्मों में से जो सही से मेल नहीं खाता है वह है। तो इसका आंसर होगा डी, ओस्टिलोगो बंट डिसीज दिया हुआ है यहाँ पर। ओस्टिलोगो वंश के कवकों द्वारा स्मट रोग होता है। बंट रोग टिलेटिया ट्रिटिकी नामक कवक से होता है। क्वेश्चन नंबर 34, मूंगफली के टिक्का रोग का कारक है। टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट इज कोस्ड बाय। तो इसका आंसर होगा डी, सर्कोस्पोरा। मूंगफली का टिक्का रोग एक कवक द्वारा होता है जिसका नाम है सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा पर्सेनेटा कवक द्वारा यह रोग होता है। इस रोग में मूंगफली के वायवीय भाग मुख्यतः पत्तियों में काले धब्बे बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है वह है एक। द पार्ट ऑफ मशरूम दैट इज विजिबल अबाउ ग्राउंड इज ए। तो इसका आंसर होगा बी, बेसिडोकार्प। मशरूम का वैज्ञानिक नाम एगेरिकस है और यह बेसिडोमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है। इसमें बेसिडोकार्प एक फ्रूटिंग संरचना यानी कि फ्रूटिंग स्ट्रक्चर है जो जमीन के ऊपर दिखाई देती है। इसमें स्पोर का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 37, पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया गया है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फंगी हैज बीन फाउंड यूजफुल इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज। तो इसका आंसर होगा सी, ट्राइकोडर्मा वेरिंडे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी स्पैरेजिलस की पूर्ण अवस्था है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज परफेक्ट स्टेज ऑफ स्पैरेजिलस। तो इसका आंसर होगा ए, अमेरिसेला।
स्पैरोजिलस की पूर्ण अवस्था का नाम अमेरिसेला है। यह कवक में स्पैरोजिलस नामक रोग उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 39, वन ऑफ द फ्लोइंग एसिड्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय स्पैरोजिलस नाइगर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल स्पैरोजिलस नाइगर से उत्पादित नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा सी, गैलिक एसिड। स्पैरोजिलस नाइगर एक फंगस है, एक फंगी है जो वंश स्पैरोजिलस की सबसे आम प्रजातियों में से एक है। यह अंगूर, खुबानी, प्याज और मूंगफली जैसे कुछ फलों और सब्जियों पर ब्लैक मोल्ड नामक बीमारी का कारण बनता है। आजकल इस कवक से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों जैसे कि मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। कवक की इस प्रजाति द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल का उत्पादन ग्लूकोज के फर्मेंटेशन द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा जलीय जीव है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस। तो इसका आंसर होगा सैप्रोलैग्निया। सैप्रोलैग्निया नामक कवक की अधिकांशतः जातियां जलीय एवं सैप्रोफाइटिक हैं, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों तथा जल में तैरते हुए कीड़ों के शरीर पर पाई जाती हैं। इसकी कुछ जातियां मछलियों के गिल में वास करती हैं, उनमें गिल रोट नामक रोग उत्पन्न करती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्लैम्प कनेक्शन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा देखा गया? क्लैम्प कनेक्शन वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। तो इसका आंसर होगा डी, होफमैन। बेसिडोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन के समय प्लाज्मा गेमी के पश्चात कैरियोगेमी काफ़ी समय बाद होती है और इस अवस्था को डाइकैरियोफेज कहते हैं। इस अवस्था में सेप्टा के बगल में हुक के आकार की वृद्धि पाई जाती है, जिन्हें क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय डाइकैरियोन्स का वितरण करने में सहायता करते हैं और इसे सबसे पहले होफमैन ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसमें क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्लैम्प कनेक्शन इज फाउंड। तो इसका आंसर भी रहेगा डी, बेसिडोमाइसिटीज। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फ्लोइंग फंगल ग्रुप हैज सेप्टेड हाइपी एंड रिप्रोडक्सिस एसेक्सुअली बाय बर्डिंग कोनोडिया एंड फ्रेगमेंटेशन। तो इसका आंसर होगा ए। निम्न कवक समूह में से किसमें प्रयुक्त कवक तंतु होते हैं तथा मुकुलन, कोनिडिया तथा खंडन द्वारा वह अलैंगिक प्रजनन करता है? तो इसका आंसर होगा ए, बेसिडियोमाइकोटिना। क्वेश्चन नंबर 44, द फंगस सेल लैक्स। कवक की कोशिका में ये नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, ग्लोजी कॉम्प्लेक्स। कवक में यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है जिसमें राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि कोशिकांग पाए जाते हैं, परंतु ग्लोजी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है। इसके स्थान पर डिक्टियोसोम नामक संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? द फ्लोइंग इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल। तो इसका आंसर होगा सी, काइटिन। सभी कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो काइटिन की बनी होती है। पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा कुछ अन्य पदार्थों से बनी होती है। पौधों की द्वितीय कोशिका भित्ति में सेलुलोज के अतिरिक्त सुबेरिन, लेग्निन तथा अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस कवक के स्क्लेरोसियम के अंकुरण से एपोथीसियम का निर्माण होता है? स्क्लेरोरिसियम ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग फंगी प्रोड्यूसेस एपोथीसियम आफ्टर जर्मिनेशन। तो इसका आंसर होगा डी, राइजोक्टिनिया। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में कई प्रकार के फलनकाय बनते हैं, जैसे कलिस्टोथीसियम, एपोथीसियम, पेरिथीसियम इत्यादि। एपोथीसियम का निर्माण राइजोक्टिनिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 47, कप के समान आकृति वाली संरचना को कहते हैं? एक कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार्पिस कोल्ट। तो इसका आंसर होगा बी, एपोथीसियम। इसके अलावा फ्लास्क के आकार की संरचना को पैराथीसियम तथा स्फेरिकल यानी कि गोलाकार संरचना को क्लिस्टोथीसियम बोलते हैं। क्लिस्टोथीसियम किसके आकार की संरचना होती है? स्फेरिकल। और पैरिथीसियम होती है फ्लास्क के आकार की संरचना को। क्वेश्चन नंबर 48, शाखित कोनिडियोफोर पाए जाते हैं? ब्रांच्ड कोनिडियोफोर इज फाउंड इन। तो इसका आंसर होगा ए, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नीले या हरे रंग के सेप्रोफाइटिक फंगी हैं। यह एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य हैं। पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कोश के एक केंद्रीय अचल बीजाणु द्वारा होता है, जिसे कोनिडिया कहा जाता है। कोनिडिया का विकास कोनिडियोफोर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 49, कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है? इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया अकर्स इन। तो इसका आंसर होगा सी, पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम में इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगतिशील बीजाणुओं, नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। इनका निर्माण विशेष लंबी, उदर व पटयुक्त शाखाओं के शीर्ष पर
तला भी सारिकर्म में होता है। ये शाखाएं कोनिडियोफोर कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मूरिफॉर्म कोनिडिया पाए जाते हैं। मूरिफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन, तो इसका आंसर होगा ए, अल्टरनेरिया में। मूरिफॉर्म कोनिडिया बहुकोशिकीय कोनिडिया हैं जो कि अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के विभाजन के फलस्वरूप पट के निर्माण से बनते हैं। अल्टरनेरिया कवक में मूरिफॉर्म कोनिडिया पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, तो इसका आंसर होगा सी, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग को छोड़कर लगभग सभी कवकों में लैंगिक जनन पाया जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के कवकों को फंजाई इम्परफेक्टाई अपूर्ण कवक भी कहते हैं। इन कवकों में जाइगोट, एस्कस अथवा बेसिडियम का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 52, सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया गया। पेनिसिलिन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय, तो इसका आंसर होगा सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा है जिसे सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक द्वारा पृथक किया था। वाक्समैन ने एंटीबायोटिक शब्द दिया था तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक पृथक किया था। क्वेश्चन नंबर 53, पेनिसिलिन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो इसका आंसर होगा सी, फंगस। क्वेश्चन नंबर 54, इन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी येलो टू ब्राउन स्केटर्ड पैचेस ऑफ डिसकलर्ड एरिया अपीयर ऑन, मटर के डाउनी मिल्ड्यू रोग में पीले भूरे बिखरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, अपर सरफेस ऑफ द लीफलेट्स एंड स्टूपल्स। मटर के पौधे में डाउनी मिल्ड्यू नामक रोग पर्नोस्पोरा पीसी नामक फंगस से उत्पन्न होता है। इसमें ऊपरी सतह पर पीले भूरे चमकीले चिकत्ते दिखाई देते हैं, जबकि निचली सतह पर ग्रेइस बैंगनी रंग के चिकत्ते दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा कवक कापर की सूक्ष्म मात्रा भी पहचान लेता है और बायोएसिस में प्रयुक्त होता है। विच फंगी कैन डिफेक्ट कॉपर इन ट्रेसिस एंड यूज्ड इन बायोएसिस, तो इसका आंसर होगा सी, स्परजीलस नाइजर एंटी कैंसर यौगिकों का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे औद्योगिक उपयोग के अलावा अपशिष्ट प्रबंधन, बायो ट्रांसफार्म के उपयोग में भी लाया जाता है। यह प्रदूषित भूमि में कापर का पता लगाकर उन्हें अवशोषित करके प्रदूषण मुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधों में कवक से होने वाली बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल फंगल डिसीज ऑफ प्लांट्स, तो इसका आंसर होगा डी, बोर्डेक्स मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 57, नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एडिबल फंगस, तो इसका आंसर होगा सी, एस्कुलेंटा एस्कोमाइसिटीज वर्ग का एक फंगस है जिसके एस्कोकार्पस खाने योग्य होते हैं। एमानिटा मस्केरिया एक जहरीला मशरूम होता है जो कि टोंट स्टूल है। अन्य खाने योग्य कवक मशरूम यानी कि एगेरिकस और आर्मिलेरिया वंश के होते हैं। I hope you like this video. If you like this video, like, share and subscribe.